एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़का हर रोज ट्रेन में चढ़कर विंडो सीट पकड़ लेता है ताकि उस लड़की को देख सके। लेकिन एक दिन उस लड़की को कोई मारने के लिए आ जाता है। तो अब ये लड़का उस लड़की को कैसे बचाएगा? और दोस्तों, क्या सच में उस घर में कोई लड़की मौजूद थी या फिर ये सब कुछ उस लड़के का वहम था? दोस्तों, इस मूवी में आपको बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम आधी रात को एक अनजान बंदे को देखते हैं। वो बंदा रेलवे ट्रैक के पास किसी लाश को आकर दफना देता है और वहां पर बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी और इसीलिए उस बंदे ने रेनकोट भी पहना हुआ था। खैर, अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कहानी के मेन लीड एक्टर को, यानी कि रघु को, जो कि अपने गांव से फटाफट से रेलवे स्टेशन आकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसी प्लेटफॉर्म पर रघु को एक बंदा आकर टकरा जाता है और वो बंदा रघु को देखकर ऐसे बात करता है कि जैसे कि वो रघु को पहले से ही जानता है। लेकिन रघु उसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। खैर, अब रघु तुरंत ही विंडो सीट के पास जाकर बैठ जाता है और वो भी एक लड़के को साइड में हटाकर। दरअसल दोस्तों, रघु हर रोज इसी ट्रेन से ट्रैवल करता है और परफेक्टली एक विंडो सीट ढूंढ लेता है, क्योंकि दोस्तों हर रोज इसी रास्ते के दौरान रघु को एक लड़की दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि रघु उस लड़की को देखने के लिए हर रोज इसी ट्रेन से सफर करता है। वो लड़की जब जब टेरेस पर आकर अपना कोई काम करती रहती है और रघु बस उसे ट्रेन में बैठकर देखता रहता है। उसने उस लड़की से कभी बात नहीं की, वो बस उसे प्यार करता है। दरअसल दोस्तों, रघु मुंबई में काम किया करता था, लेकिन अब कुछ महीने पहले कर्नाटका में लौटकर आने के बाद वो अपनी फ्रेंड अंजलि के रेस्टोरेंट में म्यूजिक प्ले करने का काम करता है। अब इसी दरमियान रघु अपने प्यार के बारे में अंजलि को बताता है। अंजलि रघु से कहती है कि तुम और कितने दिनों तक उस लड़की को दूर से ही देखते रहोगे? अगर तुम्हारी उससे बात नहीं बन रही है तो तुम जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लो। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अंजलि रघु से प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर रघु अंजलि को इग्नोर करके उस अनजान लड़की को ही प्यार करता रहता है। और तो और रघु को तो उस अनजान लड़की का नाम भी पता नहीं था। खैर, उसी रात जब रघु उसी ट्रेन से अपने घर पर वापस लौट रहा होता है तो ट्रेन के विंडो से रघु देखता है कि उस लड़की के पास एक और लड़का खड़ा है, जिससे कि वो हंसते हुए बातें कर रही है और वो उस लड़के को गले भी लगती है। यहाँ पर रघु उस बंदे का चेहरा देख नहीं पाता और ये सब कुछ देखने के बाद बेचारे रघु का दिल ही टूट जाता है। रघु सोचता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की तो किसी और लड़के से प्यार करती है। अब ये बात रघु को बर्दाश्त नहीं होती और वो दारू वगैरह पीकर उस लड़की को भूलने की कोशिश करता है। उसी तरह वो अगले दिन से अब विंडो सीट पर नहीं बैठता, वो वहाँ के साइड सीट पर बैठता है। अब यहाँ पर रघु की ऐसी हालत देखकर अंजलि धीरे धीरे रघु के करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर रघु अंजलि को समझा देता है कि तुम और मैं सिर्फ दोस्त है और इससे आगे हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। अब अंजलि को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस अनजान लड़की को गालियां देने लगती है। अब ये बात सुनने के बाद रघु को भी गुस्सा आता है और वो अंजलि को थप्पड़ लगा देता है। गुस्से में अंजलि वहां से चली जाती है। अब उसी रात रघु ट्रेन पकड़कर अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन दूर से ही खिड़की से रघु देखता है कि वही अनजान बंदा उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर रघु शॉक हो जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती। अब ट्रेन नहीं रुकती, इसीलिए वो खुद ही ट्रेन से बाहर कूद जाता है और जब उसे होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होता है। अब हॉस्पिटल में होश आ जाने के बाद वो दोबारा से उसी लड़की के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि ओ भाई, किधर जा रहे हो? तुमने चलती ट्रेन से अपनी जान देने की कोशिश की है, इसीलिए तुम पर केस बनता है, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। अब दोस्तों, उसके बाद रघु पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ पर रघु अपना बयान लिखकर इंस्पेक्टर पार्वती से कहता है कि दरअसल मैडम, मैंने उस वक्त अपनी जान देने की कोशिश नहीं की थी। मैंने वहाँ पर देखा कि एक लड़की की हत्या हो रही है और इसीलिए मैं उस लड़की को बचाने के लिए ट्रेन से कूद गया। अब ये बात सुनने के बाद पार्वती अपनी टीम के साथ उस लड़की के घर पर पहुंच जाती है
दरअसल दोस्तों उस घर में मधुसूदन नाम का एक प्रोफेसर रहता है। मधुसूदन पुलिस वालों से कहता है कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, यहाँ पर कोई भी लड़की मौजूद नहीं है। लेकिन रघु कहता है कि नहीं नहीं मैडम, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं हर रोज ट्रेन से जाते वक्त इसी घर की लड़की को देखता था। कल रात मैंने यहाँ पर उसकी हत्या होते हुए भी देखी। इसीलिए अब सारे पुलिस वाले घर की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें ये बात पता चलती है कि इस घर में कोई भी लड़की मौजूद नहीं है, ना ही उन लोगों को घर में कोई लड़की का सामान मिलता है। अब इस तरह से दोस्तों पुलिस वालों को कोई भी सबूत न मिलने की वजह से वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उस घर के बाहर रघु को मधुसूदन पर शक होता है, इसीलिए वो रात हो जाने के बाद चोरी छुप के उसके घर के अंदर चला जाता है। रघु को वहां के स्टोर रूम में एक लड़की की फोटो दिखाई देती है और वो उस फोटो को लेकर सीधा इंस्पेक्टर पार्वती के पास चला जाता है। अब वो फोटो देखने के बाद पार्वती तुरंत ही मधुसूदन के घर पर पहुंच जाती है और उस फोटो के बारे में पूछने लगती है कि भाई तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर पर कोई लड़की नहीं है, तो ये फोटो कहाँ से आई? मधुसूदन कहता है कि ये लड़की मेरी बेटी है, इसका नाम है माया। फिलहाल माया मेरे साथ नहीं है और 10 साल पहले माया किसी लड़के के साथ भाग गई और अब वो कहाँ पर है ये मुझे भी नहीं पता। घर से भागने से पहले मेरी बेटी ने मुझे एक लेटर लिखा था। ऐसा कहते हुए मधुसूदन अपनी बेटी माया का लेटर पार्वती को दिखाने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों की बातचीत के दौरान वहां पर मल्लेश नाम का एक बंदा आता है। मधुसूदन पार्वती से कहता है कि इसका नाम मल्लेश है, ये हमारे घर में काम करता है। खैर अब दोबारा से मधुसूदन के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस को वहां से फिर से जाना ही पड़ता है। लेकिन रघु को फिर भी मधुसूदन पर शक था। रात होने तक वो उसी घर के पास ही पहरा देने लगता है, उस लड़की को याद करते हुए गाना गाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर रघु को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब रघु उस आवाज की तरफ जाता है तो वहां पर एक अनजान बंदा किसी जगह पर गड्ढा खोद रहा होता है। फिर क्या था, रघु उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है। उन दोनों में फाइटिंग वगैरह होती है, लेकिन किसी तरह से वो अनजान आदमी रघु के हाथों से बचकर निकल ही जाता है। उसके बाद जब रघु दोबारा से उस गड्ढे के पास आकर देखता है तो उसे ये बात पता चलती है कि इस गड्ढे में किसी की लाश है और वो भी किसी औरत की। फिर वो दूसरे दिन तुरंत ही पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और दोस्तों उस जगह पर एक औरत की लाश पाई गई थी। वो एरिया रेलवे ट्रैक के पास ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये थी कि उसी गड्ढे से दूसरी हड्डियां भी निकलने लगती है। उसके बाद पार्वती उस लड़की की लाश को और उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट करने के लिए भेज देती है। उसी तरह से मधुसूदन को शक के तौर पर पकड़ लिया जाता है और उसको पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसका डीएनए सैंपल ले लिया जाता है। इंस्पेक्टर पार्वती ये सोचने लगती है कि शायद मधुसूदन ने ही अपनी बेटी माया को मार दिया होगा और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के सामने झूठा बयान दिया। अब इसी दरमियान पुलिस वालों को एक और बात पता चलती है कि उन लोगों को जो उस घर में काम करता था वो मल्लेश नजर नहीं आ रहा होता है। इसीलिए पुलिस वालों को मल्लेश पर भी शक हो जाता है। अब थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद पुलिस वाले मल्लेश को भी पकड़ लेते हैं। पुलिस मल्लेश की जमकर पिटाई करती है और उसे अपने स्टाइल में पूछताछ करने लगती है। तो फाइनली मल्लेश पुलिस वालों को सारा सच बताने लगता है कि मैडम कल आपको जो डेड बॉडी मिली उसको मैंने ही दफनाया था। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है और जिस औरत की बॉडी आपको मिली है ना, उसी औरत के साथ मेरा रिलेशनशिप चल रहा था। शुरुआत में हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में वो औरत मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं हमारे अफेयर के बारे में तुम्हारी बीवी को बता दूंगी और इसीलिए मैडम मैंने उस औरत को मार दिया और रेलवे ट्रैक के पास जाकर उसे दफना दिया। लेकिन उसके बाद जब आप लोग मधुसूदन के घर पर आए तो मुझे ऐसा शक हुआ कि आप लोग मुझे ही पकड़ने के लिए आ गए हो, यानी कि उस औरत के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इसीलिए मैं कल रात जाकर उस लाश को वहां से निकालकर दूसरी जगह पर रखने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान रघु ने मुझे देख लिया। इंस्पेक्टर पार्वती कहती है इसका मतलब कि माया को तुमने नहीं मारा ना? मल्लेश कहता है कि नहीं मैडम। कौन माया? मैं किसी माया को नहीं जानता मैडम, मैं तो चंद्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद इसी तरह से उस चंद्रा के मर्डर केस में मल्लेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ इस तरफ रघु दोबारा से मधुसूदन के घर पर जाकर तलाशी करने लगता है। उसे घर के पास एक पुरानी जीप मिलती है। अब उस जीप की तरफ जाकर उसे एक वेडिंग कार्ड मिलता है जो कि 10 साल पहले माया की फ्रेंड ने उसे दिया था। रघु फौरन उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है।
वो कॉल एक लड़की को लगता है और यहाँ पर रघु उस लड़की से माया के बारे में पूछता है। वो लड़की रघु को बताती है कि मैंने माया को आखिरी बार तब देखा था जब मैंने उसको अपनी शादी का कार्ड दिया था और उस वक्त मैं और माया एक बैंक में काम किया करते थे। लेकिन अब माया कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं है। और इसी तरह उस वक्त माया का सुधीर नाम का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। आप एक बार सुधीर से मिल लो तो शायद आपको माया के बारे में कुछ पता चले। और हाँ, हमारे बैंक मैनेजर का नाम था योगेश्वर राय। आपको योगेश्वर राय से सुधीर के बारे में पता लग सकता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी दौरान उन हड्डियों का डीएनए रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट्स में देखकर पार्वती शॉक में रह जाती है क्योंकि इन हड्डियों का डीएनए मधुसूदन से मैच हो रहा है, यानी कि शायद वो हड्डियां माया की ही हो सकती है। अब उसके बाद इंस्पेक्टर पार्वती माया के दोस्तों से पूछताछ करने लगती है। यहाँ पर सुधीर पार्वती से कहता है कि पिछले 10 सालों में मैंने माया को कहीं पर नहीं देखा। माया और मैं बहुत टाइम से बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वीरू नाम का एक और लड़का था जो कि माया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। ऐसा कहते हुए सुधीर पार्वती को उसका फोटो दिखाने लगता है और हम देखते हैं कि तभी पुलिस स्टेशन में रघु पार्वती से बात करने के लिए पहुंच जाता है। और यहाँ पर सुधीर रघु को देखकर उसे वीरू कहकर बुलाने लगता है। और यहाँ पर हम उस फोटो को देखते हैं तो उस फोटो में ये तीनों मौजूद होते हैं, मतलब कि रघु, सुधीर और माया। सुधीर यहाँ पर इंस्पेक्टर पार्वती से कहने लगता है कि कुछ दिन पहले मैंने वीरू को रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन उस वक्त वीरू ने मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे वो मुझे जानता ही नहीं हो। अब माया का बॉयफ्रेंड रघु ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले रघु को ही अरेस्ट कर लेते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। यहाँ पर रघु कहने लगता है कि मेरा नाम वीरू नहीं है, मैं रघु हूँ और मैंने तो उस लड़की से कभी मुलाकात भी नहीं की। अब इसी दौरान अंजलि रघु को देखने के लिए पुलिस स्टेशन पर आती है। रघु उसे कहने लगता है कि अंजलि प्लीज मुझे बचा लो, इन पुलिस वालों से कुछ गलती हुई होगी। लेकिन दोस्तों उसके कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पुलिस स्टेशन में अंजलि होती ही नहीं है। रघु अंजलि को सिर्फ इमेजिन कर रहा होता है। अब उसके बाद इंस्पेक्टर पार्वती अंजलि को बुलाकर रघु के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर अंजलि जो है वो सब कुछ बताने लगती है कि ये मेरा फ्रेंड है और मेरे रेस्टोरेंट में म्यूजिक प्ले करने का काम करता है। खैर, अब यहाँ पर रघु की हालत देखकर पुलिस वालों को लगता है कि रघु की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए पार्वती रघु को एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाती है। वो डॉक्टर रघु को देखकर उसको हिप्नोटाइज कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि माया एक बैंक में काम किया करती थी और यहाँ पर रघु और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसी बैंक में माया का बेस्ट फ्रेंड होता है सुधीर। जब भी ये तीनों मिलते ट्रिप पर जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर रघु को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ने लगता है और यही बात माया को पसंद नहीं थी। वो हमेशा रघु को समझाते रहती है और उसी तरह उसका दोस्त सुधीर भी रघु को समझाते रहता। सुधीर रघु को कहता है कि तुम हमेशा माया की बातों को इग्नोर क्यों करते हो? माया जो कुछ भी कहती है वो तुम्हारे भले के लिए ही कहती है ना। खैर, अब एक दिन सुधीर का बर्थडे होता है। सुधीर अपने बैंक के स्टाफ लोगों को और रघु को भी अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाता है। अब उस बर्थडे पार्टी में सारा बैंक का स्टाफ आया हुआ था, इसीलिए रघु माया से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलता है। लेकिन इसी पार्टी के दौरान माया का मैनेजर योगेश्वर जानबूझकर माया से चिपकने की कोशिश करता है। वो उसे गलत तरह से टच करने लगता है। अब ये बात रघु देख लेता है और सुधीर को बुलाकर उसके बारे में पूछने लगता है। सुधीर कहता है कि वो हमारा बैंक मैनेजर है, उसका नाम योगेश्वर राय है। वो हमेशा ही माया के आगे पीछे करता रहता है। अब उसके थोड़ी देर बाद माया रघु के पास आकर घर पर जाने के लिए कहती है। रघु पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे पार्टी से अचानक तुम बाहर क्यों आ गई? लेकिन यहाँ पर माया उसको कुछ भी नहीं बताती है, नहीं तो यहाँ पर रघु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता। अब दोस्तों यहाँ पर रघु के पास जीप होती है। रास्ते के दौरान माया कहने लगती है कि आज मेरे घर पर पापा नहीं है, तुम मेरे घर पर आ जाओ। और उसी तरह से ये भी कहती है कि हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। रघु कहता है कि अरे यार, मैं तो कब से रेडी हूँ, मैं तो बस तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी को मैं पसंद नहीं हूँ, तुम अपने फादर के नाम पर एक लेटर लिख कर रख दो, हम इसी वक्त कहीं पर दूर चले जाएंगे। खैर, अब माया के घर के पास आने के बाद उनका दोस्त सुधीर रघु को कॉल करके एक बात बताने लगता है कि हमारे मैनेजर योगेश्वर ने माया के साथ बदतमीजी की और इसीलिए माया गुस्से से चली गई।
अब ये बात सुनने के बाद रघु फौरन अपनी जीप लेकर योगेश्वर के पास जाने लगता है। रास्ते में उसको योगेश्वर मिलता है और वो उसको मारने पीटने लगता है। इसके बावजूद भी योगेश्वर रघु से कहता है कि अभी तो मैंने माया को टच किया है और तुम्हें इतना गुस्सा आया, लेकिन कल मैं जब माया के साथ कुछ गलत काम करूंगा तो तुम क्या कर लोगे। अब उस वक्त योगेश्वर सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है। तभी एक गाड़ी आकर योगेश्वर को ठोक देती है। उसके बाद रघु दोबारा से माया के पास आता है। तब तक यहाँ पर माया को ये बात पता चल चुकी थी कि रघु ने योगेश्वर को मार दिया। इसीलिए माया रघु को डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि गुस्सा मत करो, अब तुमने योगेश्वर को मार दिया ना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। माया उसे कहती है कि रघु तुम अगली बार मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, अगर तुम दोबारा से मेरे पास आए तो इसी चाकू से मैं अपने आप को मार दूंगी। ऐसा कहते हुए माया एक चाकू को अपने हाथ में ले लेती है। तभी रघु का पैर फिसल जाता है और वो माया के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पर माया को रोकने के चक्कर में रघु को ये बात पता चलती है कि वो चाकू माया के बॉडी में घुस चुकी है और उसी वक्त माया की मौत हो जाती है। माया की मौत को देखकर रघु बहुत ज्यादा रोने लगता है और यहाँ पर रघु को माया की पुरानी बातें याद आने लगती है। माया ने रघु से कहा था कि हम दोनों में से अगर पहले मैं मर गई तो मेरी लाश को रेलवे ट्रैक के पास तुम दफना देना। और रघु उसी तरह से माया की लाश को उस रेलवे ट्रैक के पास दफना देता है। और दोस्तों यही सीन था जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब दोस्तों उसके बाद रघु माया की डेथ हो चुकी है इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो डिप्रेशन में चला जाता है और इसी वजह से रघु की याददाश्त चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर पार्वती को रघु के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए वो रघु को एक सड़क पर छोड़ देती है। खैर अब उसी रास्ते से सुधीर अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा होता है। सुधीर अपने दोस्त रघु को देखता है और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। सुधीर अब उसे कहीं पर ले जाने लगता है। इसी रास्ते के दौरान सुधीर की गाड़ी में से कुछ आवाजें आने लगती है, मतलब कि वो गाड़ी बहुत ही पुरानी होती है। अब ये आवाज सुनने के बाद रघु को योगेश्वर का एक्सीडेंट याद आता है, यानी कि जब योगेश्वर का एक्सीडेंट हुआ था तब उस गाड़ी में भी ऐसे ही आवाज आ रही थी। और दोस्तों तब जाके रघु को सब कुछ मामला साफ साफ समझ में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब दोस्तों इन दो दोस्तों में सुधीर भी माया से प्यार करता है, लेकिन सुधीर के रास्ते में रघु था। इसीलिए उस दिन पार्टी में सुधीर ने जानबूझकर रघु को कॉल करके योगेश्वर के बारे में भड़काया, ताकि उन दोनों में से एक बंदे का तो पत्ता साफ हो जाए। सुधीर ने रघु और मैनेजर का एक्सीडेंट करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से रघु बच गया। उसके बाद सुधीर माया के घर पर आकर उसने माया को रघु के खिलाफ भड़काया कि रघु ने योगेश्वर को मार दिया, और इसी वजह से माया और रघु के बीच झगड़ा हो गया था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और रघु को ये सारी बातें रियलाइज होने के बाद रघु सडनली उस गाड़ी का स्टीयरिंग पलट देता है और इस एक्सीडेंट में इस बार सुधीर मारा जाता है और दोबारा से रघु बच जाता है। और यहाँ पर रघु ऐसा दिखाता है कि उसको अपना पास्ट अभी तक याद नहीं आया है, हालांकि रघु को अपना सारा पास्ट याद आ चुका था। और दोस्तों ट्विस्ट से भरी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।